गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 196 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस में भी सब्जेक्ट है जनरल साइंस के प्रश्नों पर। ठीक है, 150 प्रश्न आते हैं यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में जीएस पेपर 1 में, और जिसमें से 20 से 22 प्रश्न जो है वो जनरल साइंस के होते हैं। ये संख्या पिछले 2 से 3 वर्षों में कम हुई है, वरना 35 सवाल भी पूछे गए हैं जनरल साइंस से। 35 सवाल, 30 सवाल, 32 सवाल। ठीक है, 20 से 22 तक अभी भी बनी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे कौन से हैं? इनमें बताइए। प्रकाश की कोई तरंग है, वो वायु से कांच में जाएगी तो कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित होंगी? तरंग दैर्ध्य, आवर्ती वेग। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ है, आवर्ती फ्रिक्वेंसी है, वेग वेलोसिटी है। तो क्या क्या प्रभावित होगा? देखिए, जो आवर्ती है ना, आवर्ती फ्रिक्वेंसी प्रभावित नहीं होती है, तो फ्रिक्वेंसी जहाँ जहाँ पर है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो यानी प्रभावित क्या होगा? तरंग दैर्ध्य होगी और वेग होगा, तो ये दोनों के दोनों यानी वेवलेंथ और वेलोसिटी, तो डी है इसका आंसर। देखिए, जब कोई प्रकाश तरंग जो है वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, वो नहीं बदलती, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती। बदलता है तो उसका तरंग दैर्ध्य और वेग यानी वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या वायु से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तब। तो ए है इसका आंसर। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण जो है वो सघन माध्यम में वापस लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और दिए गए प्रश्न में हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश के जाने पर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, ठीक है, यानी माइरेज बोलते हैं इसको इंग्लिश में। एंडोस्कोपी हो गया, हीरे का दीप्तिमान होना, ये सारे के सारे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। प्रकाश सजावट या विज्ञापन के विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? कौन सी है? नियॉन, ऑप्शन नंबर डी। तो नियॉन गैस जो है विसर्जन लैंपों एवं ट्यूबों तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में जो है भरी जाती है, तो डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किसके कारण होगा? ध्रुवण और व्यतिकरण, विवर्तन और परिक्षेपण, बहुलित अपवर्तन परिक्षेपण, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस, मल्टीपल रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, डिस्पर्सन और डिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस। देखिए, साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना, कई बार प्रश्न ये पूछा गया अलग अलग पेपरों में। यह होता है इंटरफेरेंस के कारण, ठीक है, यानी व्यतिकरण के कारण, और साथ ही बहुलित परावर्तन यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस के कारण साबुन के बुलबुले में जो है रंगों का बनना या साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना। तो ए है इसका आंसर। देखिए, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन और व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस का परिणाम है। जब किसी पारदर्शक पतली परत पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस होता है, और इस परिघटना के परिणाम स्वरूप वह परत चमकदार दिखाई पड़ती है। देखिए, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? किसके द्वारा होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा,
प्रकाश से ताप ऊर्जा, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, यह है इसका आंसर। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस एकमात्र ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है? 3.6 घंटे, 8.5 मिनट, 4.8 मिनट या 4.2 मिनट? छोटी क्लास में पढ़ा होगा स्कूल में। ठीक है, 8 मिनट लगभग 5 सेकंड। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लगते हैं 500 सेकंड। इसे मिनट में बदलें तो 8 मिनट 5 सेकंड। ठीक है, 8.5। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ निर्वात है, वैक्यूम। वैक्यूम में सबसे तेज होती है प्रकाश की गति। अगर ध्वनि की बात करें, साउंड वैक्यूम में सबसे धीमा। ठीक है, कांच में जो है यहाँ पर न्यूनतम होगी, सबसे न्यूनतम। तो जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है यानी अधिक होता है, उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मृगमरीचिका का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऊपर हमने देखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो डी है इसका आंसर। ठीक है, मृगमरीचिका का कारण जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में जो प्रकाश है वो कैसे फैलता है, किसके कारण फैलेगा? जलवाष्प के, हीलियम के, धूल कण के या कार्बन डाइऑक्साइड के? धूल कणों के कारण फैलता है उसका विसरण, यानी एक तरह से स्कैटरिंग। ठीक है, प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है। देखिए सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। खतरे के संकेतकों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। देखिए खतरे के संकेतकों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह इसका प्रकीर्णन जो है स्कैटरिंग सबसे कम होता है। इस तरह के स्टेटमेंट को सबसे पहले एलिमिनेट कीजिए कि आंखों के लिए आरामदायक होता है ये। ठीक है, सबसे कम फैलता है, इसका स्कैटरिंग जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो खतरे के सिग्नल जो है लाल रंग के बनाए जाने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि जो लाल रंग है वो सबसे कम प्रकीर्णित होता है तथा यह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ वृक्षों के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, फफूंद के द्वारा, वायरस के द्वारा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज डन बाय इनविजिबल पार्ट ऑफ सनलाइट बाय ट्रीज, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। देखिए गहरे समुद्र में सतह से 400 से 800 फीट तक की गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया अवरक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में से निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में से किसका उपयोग जो है किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन मिरर, क्या है इसका आंसर? देखिए यह एक गाड़ी में जो साइड मिरर लगे रहते हैं ना, तो इस छोटे से मिरर में पीछे का बड़ा सा प्रतिबिंब समा जाता है, और ये है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स मिरर है ये।
तो लेंस नहीं, दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। तो कॉन्वेक्स मिरर द्वारा प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तु का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। उस छोटे से शीशे में पूरी कार पीछे वाली या कोई भी वाहन जो आएगा वो पूरा दिख जाता है, ठीक है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है यानी फील्ड व्यू अधिक होता है, इसलिए इसे मोटर वाहनों तथा बसों में चालक के बगल के पीछे के ट्रैफिक के दृश्यावलोकन के लिए जो है लगाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्या कारण है इसका? विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण। जहाँ भी रंगों जैसा कुछ होगा ना, जैसे कि सूरज का लाल दिखाई देना, ठीक है, समुद्र का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, ये सारी चीज़ें स्कैटरिंग के कारण होती हैं। तो एग्जाम्पल कुछ भी पूछ लेगा एग्जामिनर प्रश्न बनाकर। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण, बी है इसका आंसर। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना, यह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो सूर्य का लाल दिखाई देना अस्त होते समय, या समुद्र का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, ये सारे के सारे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होते हैं, यानी प्रकाश के स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होते हैं। अच्छा, एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि उगते समय सूर्य जो है वो बड़ा दिखाई देता है, छिपते हुए छोटा दिखाई देता है। इस तरह का बड़ा छोटा अगर पूछ ले तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पानी में पड़ा हुआ एक सिक्का है तो वो अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पानी में पड़ी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये सारा किसके कारण होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। दोपहर के 12 बजे निम्नलिखित में से किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? पश्चिम में, दक्षिण में, पूरब में? यह देख नहीं सकते। देखिए, दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष को नहीं देख सकते, तो डी है इसका आंसर। देखिए, दोपहर के 12 बजे सूर्य जो है वो सीधे ऊपर के सिर के ऊपर होता है, अतः प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में जो है नहीं हो पाता और इंद्रधनुष हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। जब सूर्य पूर्व में होता है अर्थात सुबह के समय इंद्रधनुष पश्चिम में दिखाई देता है। जब सूर्य पश्चिम में होता है तब शाम के समय इंद्रधनुष पूर्व में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। जल में वायु का बुलबुला निम्नलिखित में से किसकी भांति व्यवहार करेगा? देखिए, जल में वायु का बुलबुला जो है वो उत्तल लेंस होता है, लेकिन अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो व्यवहार पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दर्पण भी है इसमें, दर्पण नहीं आंसर, अवतल लेंस। देखिए, पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति जो है वो बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निकट दृष्टि दोष के रोगी को इसके निवारण के लिए क्या चाहिए होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, लेंस प्रत्यारोपण या उभयोत्तल लेंस? अवतल, ठीक है, यानी कॉनकेव लेंस। तो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी जो है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस की जो है आवश्यकता होती है। इसको आप पढ़ सकते हो पीडीएफ से। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? एल्युमिनियम का, कांच का, सैफायर और जल। उत्तल लेंस नहीं बनाया जा सकता। ये प्रश्न अभी 2022 में यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में पूछा गया था, जो अगस्त में हुई थी, ठीक है, सीएपीएफ की परीक्षा में, और इसका उत्तर है एल्युमिनियम। देखिए, कांच होगा, कांच हो गया, सैफायर हो गया, पानी, ये सभी पारदर्शी पदार्थ हैं, उनका उपयोग लेंस बनाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम एक अपारदर्शी पदार्थ है, इसका उपयोग किसी भी प्रकार के लेंस को बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। अपारदर्शी वस्तुओं की बात करें, छोटी क्लास में पढ़ी होगी आपने स्कूल में,
देखिए ये प्रकाश को अपने आर पार गुजरने नहीं देती। उदाहरण के लिए लकड़ी, धातु और कंक्रीट। ठीक है, सैफायर एक अननोन सा एग्जाम्पल कुछ दिख रहा होगा ऊपर सा। ठीक है, ऑप्शंस में क्या होता है, यह एक रत्न और पारदर्शी पदार्थ है, इसलिए प्रकाश जो है इसके माध्यम से गुजर सकता है और इसका उपयोग हम लेंस बनाने में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। स्कूल में पढ़ी होंगी अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, पीसीएस के एग्जाम तक पूछ ली जाती हैं ये आज भी। तो निम्नलिखित में से सदिश राशि को पहचानना है। ताप, दाब, संवेग, दूरी। सदिश राशि, सदिश राशि, ताप एक अदिश राशि है, दाब एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। सदिश राशि यहाँ पर संवेग है। संवेग हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, ये सदिश राशियाँ होती हैं। तो पहले देखेंगे सदिश राशियाँ। सदिश राशि देखिए इस राशि में परिमाण और दिशाएं दोनों होती हैं। ठीक है, सदिश राशि एक इकाई व उसकी दिशा के साथ एक संख्या द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। कुछ सदिश राशियों के एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया, विद्युत क्षेत्र और भार, ये सारी की सारी सदिश राशियां हैं। अदिश राशि की बात करें तो अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। एक अदिश मात्रा को उचित इकाई के साथ एक एकल संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। ठीक है, कुछ अदिश राशियों के एग्जाम्पल देखें तो द्रव्यमान, मात्रा, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत प्रवाह, दूरी, ऊर्जा और गति, ये अदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। बल होता है अदिश मात्रा, सदिश मात्रा, गैर रेखिक समीकरण में से कोई नहीं। तो वही अदिश सदिश वाला चक्कर है इसमें भी। ऊपर देखा होगा एग्जाम्पल आपने, बल एक सदिश राशि है। तो सदिश राशियाँ कौन कौन सी, विस्थापन, बल, संवेग, वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, भार। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। सेल्सियस पैमाने में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान होता है कितना? 48 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान होगा ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए सेल्सियस स्केल की बात करें तो सेल्सियस का पैमाना इस तरह से सेट किया जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस वह तापमान होता है जिस पर बर्फ़ पिघलती है और पैमाने के दूसरे छोर पर 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक होता है। इस पैमाने में एक निचले स्थिर बिंदु को 0 डिग्री और ऊपरी स्थिर बिंदु को 100 डिग्री के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। इस पैमाने पर मापा गया तापमान सभी डिग्री सेल्सियस में होता है। सभी जो है वो डिग्री सेल्सियस में होता है। ये क्वेश्चन बनती है तो फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो 0 के बराबर होगा। तो विकल्प डी करेक्ट है। इसको मोटा मोटा जुबानी ही याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के। न केवल यूपी पीसीएस की परीक्षा है बल्कि किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपी पीसीएस की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।